रिविजिट बुक्स पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम किताबों को रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाले छोटे-छोटे ज्ञान के हिस्सों में बदलते हैं। आज हम बात कर रहे हैं ब्रायना वीस्ट की एक बहुत ही चर्चित किताब द माउंटेन इज यू। ये किताब एक बड़े दिलचस्प शक्तिशाली विचार पर आधारित है कि हमारी जिंदगी में जो पहाड़ जैसी रुकावटें हमें दिखती है ना, वो असल में बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर है। हमारा अपना बनाया हुआ पहाड़। कई लोगों ने, जैसे डॉक्टर स्टीवन आइजनबर्ग हैं, उन्होंने इसे एक मास्टरपीस कहा है। हाँ, सुना है मैंने भी। ये हमें समझाती है कि हम क्यों अनजाने में खुद को ही रोकते हैं, और सबसे जरूरी, इसे बंद कैसे करें। तो चलिए इस सोच को थोड़ा खोल कर देखते हैं, समझते हैं इसे। बिल्कुल। और ये चर्चा ना, मुझे लगता है उन लोगों के लिए बहुत काम की हो सकती है जो महसूस करते हैं कि वो कहीं अटक गए हैं, जैसे किसी अदृश्य दीवार से बार बार टकरा रहे हों। हाँ, एक तरह का ठहराव। हाँ बिल्कुल, जो अपनी जिंदगी में एक पैटर्न सा देखते हैं, चाहे वो रिश्तों में हो, करियर में, सेहत में या पैसों के मामले में भी। वो आगे तो बढ़ना चाहते हैं, पर बार बार लगता है कि वो खुद ही अपने रास्ते में खड़े हैं। सही बात है। कोशिश करते हैं पर फिर वहीं पहुंच जाते हैं। हाँ, ऐसा लगता है जैसे कोई अंदरूनी चीज है जो रोक रही है, कोई दर्द, कोई बेचैनी। हाँ, और शायद उन लोगों के लिए भी जो एक लगातार सी बेचैनी महसूस करते हैं, या आत्मविश्वास की कमी, या कोई अंदरूनी डर है, या बस एक असंतोष सा जो हर चीज पर असर डाल रहा है। किताब यही क्यों कहती है कि जब कोई प्रॉब्लम लंबे टाइम तक चलती है ना, तो वो अक्सर बाहरी हालात की वजह से नहीं होती, वो हमारे अंदर की किसी चीज की वजह से होती है। बिल्कुल, जैसे कोई इमारत हो और उसकी नींव में दिक्कत हो, ऊपर से सब ठीक लगे पर अंदर से वो कमजोर हो रही होती है। सही कहा। जानकारी में नहीं उलझना चाहते, पर गहराई से समझना चाहते हैं, तेजी से। वो आहा मोमेंट्स ढूंढते हैं ना, जब कोई एक आइडिया सब कुछ बदल देता है। बिल्कुल। तो चलो उन आहा मोमेंट्स पर आते हैं। इस किताब की सबसे जरूरी बातें क्या हैं? पहली चीज जो दिमाग में आती है, और ये थोड़ी चौंकाने वाली भी है, वो ये है कि हमारी आत्म तोड़फोड़ सेल्फ सैबोटेज, वो सिर्फ एक बुरी आदत या कमजोरी नहीं है, वो असल में एक गहरा संकेत है। हम तो यही सोचते हैं ना कि हम जानबूझकर अपना नुकसान कर रहे हैं, शायद कॉन्फिडेंस नहीं है या विल पावर कम है। हाँ, या खुद से ही नफरत करते हैं, ऐसा कुछ। हाँ, लेकिन वीस्ट कहती हैं ऐसा नहीं है। ये जो व्यवहार है, ये असल में हमारे अचेतन मन का, वो हिस्सा जो हमारी सीधी समझ से परे है, उसकी किसी गहरी अनकही जरूरत को पूरा करने का एक तरीका है। अच्छा। हाँ, ये अपने आप में एक मैसेज है, हमें उसे सुनना सीखना होगा। ये तो वाकई दिलचस्प है, क्योंकि ये पूरे बर्ताव को एक अलग ही नजरिए से देखने को कहता है। जिसे हम खुद का नुकसान समझ रहे हैं, वो असल में शायद हमें किसी और चीज से बचाने की कोशिश है, एक तरह का कोपिंग मैकेनिज्म। हाँ बिल्कुल, मुकाबला करने का तरीका। मशहूर साइकोलॉजिस्ट कार्ल युंग का अपना अनुभव था ना। हाँ, मैंने पढ़ा है। उन्होंने बताया था कि बचपन में स्कूल में गिरे, चोट लगी, उसके बाद उन्हें बार बार बेहोशी के दौरे पड़ने लगे, खासकर स्कूल जाने के टाइम पे। उन्हें स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। अच्छा। सालों बाद उन्हें समझ आया कि वो बेहोशी असल में स्कूल के स्ट्रेस से बचने का उनके अचेतन मन का तरीका था। मन ने बेहोशी को स्कूल न जाने से जोड़ लिया था। बाप रे, जो व्यवहार हमें अपने खिलाफ लग रहा है, वो किसी और जरूरत को पूरा कर रहा हो सकता है। जैसे कोई इंसान बार बार अपने रिश्ते खराब कर लेता हो, शायद उसे अकेलेपन से डर लगता है, पर अंदर ही अंदर वो खुद को खोजना चाहता है, अपनी पहचान बनाना चाहता है। हाँ, और रिश्ते उसे शायद उसमें रुकावट रखते हो, अनजाने में। या कोई अपनी सक्सेस को रोक रहा हो, क्योंकि वो असल में कुछ और करना चाहता है, शायद कुछ कम ग्लैमरस, जैसे आर्ट बनाना, पर डरता है कि सफल होने पर वो मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल। या जैसे कोई अपनी भावनाओं का बस विश्लेषण ही करता रहता है, ताकि उन्हें महसूस करने से बच सके, क्योंकि महसूस करना शायद ज्यादा तकलीफदेह लगता है। हाँ, तो ये सब हमारी असल जरूरतों को सुरक्षा की, आजादी की, पहचान की टेढ़े मेढ़े रास्तों से पूरा करने के तरीके हो सकते हैं। और ये अतार्किक लगने वाले डरों से भी आ सकता है। जैसे किताब में एक उदाहरण था ना, कार वाला। हाँ, कार में पैसेंजर की तरह डरना। हाँ, वो शायद असल में कंट्रोल खोने का डर हो, या जिंदगी में आगे बढ़ने का डर। कार का चलना जैसे जिंदगी का आगे बढ़ना, और अगर उससे डर लगता है तो वो कार में बैठने पर सामने आ जाता है। और वो नकारात्मक जुड़ाव वाली बात भी थी, है ना, नेगेटिव एसोसिएशंस। हाँ बिल्कुल, जैसे अगर बचपन से सिखाया गया कि अमीर लोग बुरे होते हैं, मतलबी होते हैं,
तो वो इंसान चाहे उसका चेतन मन सफलता चाहे, पर अचेतन मन उसे बुरा बनने से बचाने के लिए रोकेगा। वो अनजाने में पैसा कमाने से खुद को रोकेगा। समझी। तो सेल्फ सैबोटाज एक तरह की लाल झंडी है, एक सिग्नल कि भाई अंदर की कहानी पुरानी हो गई है। हाँ, मान्यताएं, विश्वास वो अब मदद नहीं कर रहे, रोक रहे हैं। ये पहाड़ की तलहटी है, जहाँ एहसास होता है कि चढ़ाई अंदर की करनी है। ये समझना कि आत्म नुकसान असल में एक भटका हुआ बचाव का तरीका है, ये तो वाकई सोच बदल देता है। लेकिन अगर ये बचाने की कोशिश है तो फिर ये हमें फंसाता क्यों है इतना? यहीं से शायद दूसरी बात आती है, ट्रिगर्स की। हाँ, ट्रिगर्स। वो पल जब हम एकदम से परेशान, गुस्सा या दुखी हो जाते हैं। किताब कहती है, आपकी बाधाएं, आपके ट्रिगर्स असल में आपके गाइड हैं। पहाड़ पर चढ़ते हुए वो नुकीले पत्थर या फिसलन वाली जगहें जो ध्यान खींचती हैं। बिल्कुल। ये भी थोड़ी उल्टी सोच लगती है। हम तो आमतौर पर उन चीजों से बचते हैं जो हमें ट्रिगर करती हैं। हाँ, जिनसे गुस्सा आता है, दुख होता है, उनसे दूर भागते हैं। हाँ, लेकिन किताब कह रही है कि ये ट्रिगर सिर्फ ये नहीं दिखाते कि दर्द कहाँ है, बल्कि ये हमें गहरी सच्चाइयों की तरफ ले जा सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं। हाँ, वीस्ट का यही तर्क है कि हर नेगेटिव भावना जिसे हम अक्सर बुरा मानकर दबा देते हैं ना, वो अपने साथ एक जरूरी मैसेज लेकर आती है। हम बस उसे समझने की कोशिश नहीं करते। जैसे गुस्सा, गुस्से को हम बुरा मानते हैं। हाँ, बिल्कुल। पर ये असल में हमारी सीमाओं का सिग्नल हो सकता है कि देखो, यहाँ तुम्हारी बाउंड्री क्रॉस हो रही है, या तुम्हें कुछ अन्यायपूर्ण लग रहा है। और ये हमें एक्शन लेने के लिए जबरदस्त एनर्जी दे सकता है, बदलाव लाने के लिए। अच्छा, और जलन, ईर्ष्या, वो तो बहुत मुश्किल भावना लगती है। हाँ, मुश्किल है, पर वो हमें सीधे सीधे दिखा सकती है कि हम असल में क्या चाहते हैं, जिसे हम शायद खुद को पाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। वो क्या चीजें जो दूसरे के पास है और हमें लगता है हमारे पास होनी चाहिए थी। ये सोचने वाली बात है। और पछतावा, रिग्रेट, उसे तो हम बस अतीत में अटके रहना मानते हैं। हाँ, अक्सर। लेकिन वीस्ट कहती हैं कि पछतावा हमें भविष्य के लिए गाइड कर सकता है। वो हमें दिखाता है कि हमारे लिए क्या जरूरी था, जिसे हमने नजरअंदाज किया, और आगे हमें किन चीजों को प्रायोरिटी देनी है, कौन से सबक सीखने हैं। तो इन भावनाओं से लड़ने के बजाय उनसे पूछना है, एक जासूस की तरह, कि तुम क्या बताने की कोशिश कर रही हो। बिल्कुल। तो मतलब इन भावनाओं को महसूस करना जरूरी है, उन्हें दबाना नहीं, क्योंकि लगता तो यही है कि हम इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं। बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि जब हम भावनाओं को दबाते हैं लगातार, तो वो कहीं जाती नहीं है, वो हमारे शरीर में, हमारे नर्वस सिस्टम में जमा हो जाती हैं। अच्छा। और उससे हम दुनिया के लिए और भी ज्यादा सेंसिटिव और रिएक्टिव बन जाते हैं। फिर छोटी छोटी बातें भी चुभने लगती हैं। वीस्ट कहती हैं, असल प्रॉब्लम बाहरी चीज नहीं है जो ट्रिगर करती है। प्रॉब्लम यह है कि हम अपनी उठने वाली भावनाओं से डील करना नहीं जानते, उन्हें हेल्दी तरीके से प्रोसेस करना नहीं जानते। तो इन ट्रिगर्स को समझना, उनके पीछे की जरूरत या दर्द को पहचानना, ये हमें आजाद कर सकता है। हाँ, बिल्कुल, मुक्ति की ओर ले जा सकता है। और यहाँ एक और जरूरी बात है, अपनी सहज प्रवृत्ति मतलब इंस्टिंक्ट और डर के बीच फर्क करना। हाँ, ये कैसे करें? सहज ज्ञान या इंट्यूशन अक्सर शांत होता है, क्लियर, हल्का सा। वो अभी इसी पल में महसूस होता है। जबकि डर शोर मचाता है, घबराहट पैदा करता है, और अक्सर भविष्य की नेगेटिव कल्पनाओं पर टिका होता है। अच्छा। सहज ज्ञान रास्ता दिखाता है, डर रोकता है। ये फर्क करना, शांत सहज ज्ञान और शोर मचाता डर, ये वाकई बहुत जरूरी है। चलो, अब पहाड़ पर चढ़ाई के अगले पड़ाव पर आते हैं। हमने सेल्फ सैबोटाज को समझा, ट्रिगर्स को गाइड की तरह देखना सीखा, पर बदलाव आया कैसे? असली सवाल यहीं पर तीसरी अहम सीख आती है। बदलाव बड़े धमाकों से, ब्रेक थ्रू से नहीं आता, वो आता है लगातार छोटे छोटे कदमों से, माइक्रो शिफ्ट से। हाँ, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। हम सब कहीं ना कहीं उस एक मैजिक मोमेंट का इंतजार करते हैं, है ना? हाँ, फिल्मों की तरह। हाँ, वो एक बड़ा ब्रेक थ्रू पल, जब अचानक सब बदल जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व। बिल्कुल। लेकिन वीस कहती हैं, जिंदगी ऐसे काम नहीं करती। असली टिकाऊ बदलाव वो धीरे धीरे आता है, छोटे छोटे, इतने छोटे कि कभी कभी दिखते भी नहीं, उन कदमों से। हाँ, वो जो बड़े ब्रेक थ्रू पल होते हैं ना, वो असल में बस टिपिंग पॉइंट होते हैं। वो नतीजा होते हैं उन छोटे छोटे बदलावों का जो लंबे समय से सतह के नीचे चल रहे थे। अच्छा। ये कुछ थॉमस कुन के पैराडाइम शिफ्ट वाले आइडिया जैसा है। बड़े साइंटिफिक बदलाव भी अचानक नहीं आते, वो धीरे धीरे जमा हो रहे सबूतों का नतीजा होते हैं जो पुरानी सोच को पलट देते हैं। हमारी पर्सनल लाइफ में भी परमानेंट चेंज
आदतों को बदलने से आता है, गहरी मान्यताओं के धीरे धीरे बदलने से आता है। किताब में वो कंपाउंडिंग वाला उदाहरण बहुत अच्छा है। हाँ, पैसे वाला। हाँ, कि अगर चॉइस हो कि आज $1 मिलियन ले लो या एक पैसा जो अगले 31 दिन तक रोज डबल होगा। ज्यादातर लोग तो $1 मिलियन ही चुनेंगे। बिल्कुल, लेकिन वो एक पैसा लगातार डबल होते हुए 31वें दिन $10 मिलियन से भी ज्यादा बन जाता है। वाह, ये छोटे लगातार प्रयासों की कमाल की ताकत दिखाता है। अविश्वसनीय शक्ति। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें बदलाव लाने के लिए मोटिवेटेड महसूस करने का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अक्सर हम इसी जाल में फंसते हैं। आज मन नहीं कर रहा, सही मूड नहीं है। बिल्कुल यही बात वीस्ट इस पर बहुत जोर देती है कि हमें एक्शन को फीलिंग से अलग करना सीखना होगा। एक्शन और फीलिंग को अलग करना। हाँ, ये सबसे बड़ी रुकावटों में से एक है। हम इसीलिए बदलाव नहीं ला पाते क्योंकि हमें वैसा महसूस नहीं होता। हम मोटिवेशन आने का वेट करते हैं। सही बात है। पर सच उल्टा है। एक्शन लेने से ही मोमेंटम बनता है और उसी मोमेंटम से मोटिवेशन पैदा होता है, ना कि इसका उल्टा। मतलब पहले करना शुरू करो, फिर करने का मन करेगा। हाँ, पहले दौड़ना शुरू करो, फिर दौड़ने का मन करेगा। और इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करना इसका एक अहम हिस्सा है। इमोशनल इंटेलिजेंस, उससे यहाँ क्या मतलब है? कई चीजें। एक तो ये समझना कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, जैसे वो कन्फर्मेशन बायस होता है ना। हाँ, कि हम वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। बिल्कुल, वो आदत जो हमें सिर्फ वही जानकारी देखने देती है जो हमारी पुरानी सोच से मैच करती है, बाकी सब इग्नोर। इसे पहचानना जरूरी है ताकि हम नई चीजों के लिए खुल सकें। दूसरा, अपनी भावनाओं को हेल्दी तरीके से प्रोसेस करना सीखना। मतलब उन्हें महसूस करना, उन्हें वैलिड मानना कि हाँ ये फीलिंग ठीक है, और फिर समझना कि ये क्या सुधार चाहती हैं। क्या ये कोई बाउंड्री सेट करने को कह रही हैं, किसी जरूरत की तरफ इशारा कर रही हैं। और तीसरा, छोटे करने लायक कदम उठाना। पहला कदम उठाना सबसे जरूरी है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। जैसे अगर रोज एक्सरसाइज करनी है तो शायद सिर्फ 10 मिनट से शुरू करें, या कोई किताब पढ़नी है तो सिर्फ एक पेज से। धीरे धीरे यही छोटे कदम आदत बन जाते हैं और पहाड़ पर चढ़ाई आसान लगने लगती है। सही है, बड़े बदलावों के लिए खुद को तैयार करने का यही तरीका है। बिल्कुल। तो अगर हम इन सब बातों को समेटे तो द माउंटेन इज यू हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाती है कि हमारे सामने जो पहाड़ खड़ा है वो कोई बाहरी चट्टान या चुनौती नहीं है, वो हमारे अंदर का संघर्ष है। यह हमारी अपनी सेल्फ सैबोटाज, हमारे अनसुलझे डर, हमारी पुरानी पड़ चुकी मान्यताएं और हमारे चेतन और अचेतन मन की जरूरतें, उनसे बना पहाड़ है। बिल्कुल। और इस पहाड़ पर जीत पाने का मतलब बाहरी दुनिया को जीतना नहीं है, दूसरों को हराना नहीं है, बल्कि खुद को जीतना है, खुद को समझना है। सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनल इंटेलिजेंस और सबसे जरूरी लगातार छोटे छोटे सही कदम उठाने का इरादा, यही वो औजार हैं जिनसे हम इस अंदरूनी पहाड़ पर चढ़ सकते हैं और खुद के बेहतर, ज्यादा सच्चे वर्जन बन सकते हैं। सही कहा, ये यात्रा बाहर की नहीं, अपने अंदर की है। अपने असली रूप को पहचानने और उसे जीने की है। ये किताब वाकई एक तरह से हमें अपनी जिंदगी की कहानी का हीरो या हीरोइन बनने के लिए इंस्पायर करती है। ये हमें अपनी रुकावटों को दुश्मन समझने के बजाय उन्हें समझने, उनसे सीखने और उन्हें अपने विकास के मौकों में बदलने की हिम्मत देती है। ये याद दिलाती है कि खुद को नुकसान पहुंचाने से खुद पर महारत हासिल करने तक का सफर मुश्किल हो सकता है, पर यह मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है। शायद आज सोचने के लिए यही सवाल काफी है कि आज वो कौन सा एक छोटा, बहुत छोटा कदम हो सकता है जिसे उठाकर इस पहाड़ पर चढ़ाई की शुरुआत की जा सकती है। वो पहला नन्हा सा कदम क्या होगा? अच्छा सवाल है। तो ये थी आज की चर्चा। हालांकि ये चर्चा किताब के पूरे पाठ का स्थान नहीं ले सकती, पर ये उसकी शिक्षाओं की एक झलक जरूर दे सकती है। उम्मीद है आपको ये चर्चा उपयोगी लगी होगी और मैं आगे और भी बहुत कुछ साझा करने के लिए उत्सुक हूँ। मुझे बताएं कि आप अगली किस किताब पर चर्चा करना चाहेंगे।